लोगों की खिदमत करके दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त बनने वाले समाजी रहनुमा अब्दुस-सत्तार ईधी की मुआशरे में इतनी इज्जत और तकरीम थी कि डाकू और लुटेरे भी बाज़-औक़ात उन्हें पहचान कर चंदा दे देते और साथ में ये दरख्वास्त भी करते कि हमारे मरने के बाद कफन दफन का इंतज़ाम भी आप ही कीजिएगा। फलाही कामों के हवाले से अब्दुस-सत्तार ईधी की खिदमत का चर्चा शहरों, देहातों और जंगलों में मौजूद डाकुओं तक फैल चुका था। लोग ईधी को उनके बेलौस खिदमत के जज्बे की वजह से ना सिर्फ चाहते थे बल्कि उनकी ताज़ीम भी किया करते थे। अब्दुस-सत्तार ईधी की जानिब से अवाम की बेलौस खिदमत की दास्तान का आगाज़ दूसरी आलमी जंग में इस्तेमाल होने वाली एक खटारा एम्बुलेंस से हुआ था। ईधी का ताल्लुक बांटवा मेमन कम्युनिटी से था। वो क़याम पाकिस्तान के बाद इंडियन गुजरात से नकल मकानी करके कराची आ गए थे। उनकी वफाशुआर अहलिया बिल्किस बानो ईधी के मुताबिक पाकिस्तान आने के बाद इब्तदा में ईधी साहब शादी की तकरीबात में बर्तन धोने जाते, दूध और अखबार फ़रोख्त करते और इससे जो भी आमदन होती वो छोटी मोटी फलाही सरगर्मियों पर लगा देते। फलाही कामों से उनकी वाबस्तगी को देखते हुए जल्द ही उन्हें चंदा भी मिलना शुरू हो गया था। कराची आकर ईधी साहब ने जो पहला काम किया वो ये था कि उन्होंने मीठा दर के इलाके में एक छोटे से कमरे में डिस्पेंसरी कायम की, जहां आसपास के इलाकों बिलखसूस लियारी में रिहाइश पजीर गरीब अफराद को तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती थी। बिल्किस बानो ईधी बताती हैं कि ईधी साहब ने सन 1954 या 1956 में सबसे पहली एम्बुलेंस खरीदी। सन 1957 में जब चीन से एशियन फ्लू की वबा दुनिया भर में फैली तो अब्दुस-सत्तार ईधी को बड़े पैमाने पर फलाही काम करने का मौका मिला। बिल्किस ईधी के बकौल उन दिनों कराची में सेहत का निज़ाम महदूद था। जब फ्लू की वबा आई तो बहुत लोग मरने लगे। ईधी साहब ने चारपाइयों वाला कैंप लगाया। वो मरीज़ों को घरों से लाते थे और सिविल अस्पताल में जो डॉक्टर और अमला ज़ेर तरबियत था उनके पास जाकर उन्हें साथ अपने कैंप ले आते और मरीज़ों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त करते। तब ईधी ने कराची शहर में 17 के करीब कैंप्स लगाए थे जहां हुकूमत की मदद से लोगों की वैक्सीनेशन की जाती थी और इसके बाद अब्दुस-सत्तार ईधी का काम बढ़ता ही चला गया। बिल्किस ईधी के मुताबिक इब्तदा में ईधी साहब के पास बस एक ही एम्बुलेंस थी, लेकिन बाद में उनकी लगन और जुनून बढ़ता गया। लोगों ने उनकी मदद करना शुरू की और कुछ ही अरसे में एम्बुलेंसों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई और आज ईधी की 1500 के लगभग एम्बुलेंसेस हैं। बिल्किस ईधी बताती हैं कि इस वक्त उनके पास कई बेऔलाद जोड़ों की दरख्वास्तें मौजूद हैं जो लावारिस बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, मगर अब ऐसे अफराद को देने के लिए उनके पास बच्चे हैं ही नहीं। ईधी के झूला प्रोजेक्ट के बारे में बिल्किस ईधी का कहना है कि पहले कचरे के ढेरों से रोज़ाना नौमौलूद बच्चों की लाशें या जिंदा बच्चे मिलते थे। इस सूरत हाल पर ईधी साहब रात को बैठकर मुझसे मशवरा करते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर एक रोज़ उन्होंने कहा कि हम झूले लगाएंगे ताकि लोग बच्चों को कत्ल ना करें और ना ही उन्हें फेंकें। लिहाजा हमने अपने सेंटरों के बाहर झूले लगाए और लोगों से कहा कि वो बच्चों को इसमें डाल दें, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। बिल्किस ईधी बताती हैं कि हमारे इस इक़दाम की उलमा ने बहुत मुखालफत की और हमें जहन्नुमी करार दे दिया। मौलवी हजरात ईधी से कहा करते थे कि तुम दोज़ख में जाओगे। उन्होंने हमें काफिर करार देने के फतवे भी दिए, लेकिन ईधी साहब डटे रहे और उनका मुल्ला हजरात को यही कहना था कि मुझे तुम्हारी वाली जन्नत में नहीं जाना। बिल्किस ईधी कहती हैं कि उनके शौहर की मुआशरे में इतनी इज्जत थी कि कई मरतबा उनका डाकुओं से पाला पड़ा तो उन्होंने पहचानने के बाद ईधी साहब से ना सिर्फ मुआफ़ी मांगी बल्कि उनको चंदा भी दिया। उन्होंने बताया कि एक रोज़ रात के वक्त वो टीबी से मरने वाली एक नौजवान लड़की की लाश लेकर सांगड़ जा रहे थे कि रास्ते में घोड़ों पर सवार डाकुओं ने रोक लिया। डाकुओं का इरादा लड़की के लवाहिकीन को लूटने का था। ताहम ईधी साहब के साथ गुफ्तगू के बाद जब उन्हें पता चला कि वो किस शख्स को रोके खड़े हैं तो उन्होंने ना सिर्फ उनसे मुआफ़ी मांगी बल्कि उनको चंदा भी दिया। डाकुओं ने कहा कि जब हम मर जाएंगे तो हमारे माँ बाप भी हमारी लाशें लेने नहीं आएंगे, लेकिन हमें यकीन है कि आप हमारी लाशों को लेने आएंगे और दफनाएंगे। बिल्किस ईधी के बकौल नूरियाबाद टीवी सेंटर में ईधी साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही 2 कब्रों की जगह की निशानदही कर दी थी ताकि मरने के बाद मैं और वो उसी जगह दफन हों। 8 जुलाई सन 2016 को ईधी साहब की उसी कब्र में तदफीन की गई जो कब्र उन्होंने अपने लिए बनवाई थी। ख्याल रहे कि बिल्किस ईधी ने अब्दुस-सत्तार ईधी की मीठा दर में कायम डिस्पेंसरी में बतौर ज़ेर तरबियत नर्स अपनी खिदमत का आगाज़ किया था। अब्दुस-सत्तार ईधी ने इन्हें शादी की पेशकश की तो बिल्किस बानो ने हाँ कर दी। बिल्किस बताती हैं कि ईधी साहब और मेरी उम्र में काफ़ी फ़र्क था। कई लड़कियों ने मना कर दिया था कि उनकी दाढ़ी है, लेकिन जब मेरी वालिदा ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अब्दुस-सत्तार ईधी से शादी करना चाहती हो तो मैंने हाँ कर दी। बिल्किस बानो कहती हैं कि शादी के बाद मैं अक्सर लड़ती झगड़ती थी क्योंकि ईधी साहब ने कभी नॉर्मल घरेलू ज़िंदगी नहीं अपनाई, अपना घर लेकर नहीं दिया। मैं उनके पास रहती तो हमारे बच्चे मेरी वालिदा के घर रहते थे। मेरे 3 बच्चे हुए तो उन्होंने वहीं टीबी वार्ड खोल लिया। डॉक्टर्स ने कहा कि आपके बच्चे छोटे हैं, अब यहाँ टीबी वार्ड खुल गया है, आप यहाँ से चले जाओ। तो ईधी साहब ने मुझे मेरी माँ के पास भेज दिया।
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بلقیس ایدھی آج بھی اسی ڈسپینسری کے ایک کمرے میں رہتی ہیں۔ اس 3 منزلہ عمارت میں فرسٹ فلور پر انتظامی دفتر اور مردوں کا دواخانہ ہے، دوسری منزل پر میٹرنٹی ہوم اور بلقیس ایدھی کا کمرہ، جبکہ تیسری منزل پر 5 سال تک کی عمر کے بچوں کے کمرے، کلاس روم اور کچن ہے۔ بلقیس بانو کی خواہش اور تقاضے کے باوجود عبدالستار ایدھی نے انہیں ذاتی گھر نہیں دلوایا، تاہم وہ ایدھی سے منسوب ہونے کو اپنے لیے باعث فخر قرار دیتی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔